दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मंदिर में नटराज का भव्य कांस्य रूप विशेष रूप से प्रतिष्ठित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। नटराज के इस भव्य मंदिर को चोल सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह चोल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें कई उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं हैं जिनमें नटराज की प्रतिमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चोल काल जो है वो कांस्य मूर्तिकला के लिए जाना जाता है और यह मंदिर खासतौर से उसकी कलात्मक भव्यता का बहुत बड़ा उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस चित्रकला शैली को चित्रसूत्र ग्रंथ से दिशा मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लासिकल चित्र शैली। चित्रसूत्र ग्रंथ, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है, भारतीय चित्रकला के सिद्धांतों और तकनीकों पर सबसे प्राचीन और व्यापक ग्रंथों में से एक। इस ग्रंथ ने विशेष रूप से भारतीय क्लासिकल चित्र शैली को दिशा और प्रेरणा दी। इसमें चित्रकला के विभिन्न पहलुओं जैसे कि अनुपात, रंग सिद्धांत, भावनाएं, मुद्राएं और तकनीकी विधियों का विस्तृत वर्णन है। अजंता और एलोरा जैसी प्राचीन भारतीय चित्रकलाएं चित्रसूत्र में वर्णित सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थी, जो शास्त्रीय परंपरा का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, अमरावती कला किस क्षेत्र की मूर्ति शैली है या मूर्तिकला शैली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की। अमरावती कला एक प्राचीन भारतीय मूर्तिकला शैली है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर विकसित हुई। यह शैली 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक फली फूली। विशेष रूप से सातवाहन वंश के शासनकाल में अमरावती स्तूप इस शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसकी मूर्तियों में अत्यधिक गति, तरल रेखाएं और जटिल कलात्मक दृश्य देखने को मिलते हैं जो बौद्ध धर्म की कहानियों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस चित्र शैली में कृष्ण की लीलाओं का अत्यधिक चित्रण हुआ है? तो यह है ऑप्शन सी, पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली भारतीय लघु चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है जो कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के हिमालयी राज्यों जैसे कि कांगड़ा, बसोली, गुलेर, चंबा में आदि में विकसित हुई। इस शैली में कृष्ण की लीलाओं का अत्यधिक और अत्यंत भावपूर्ण चित्रण हुआ है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए रास लीला और अन्य पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। पहाड़ी चित्रकला अपनी सूक्ष्म रेखाओं, जीवंत रंगों और गीतात्मक गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, जो भक्ति और सौंदर्य शास्त्र का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े थे? तो ये थे ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जनक और प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी कला शैलियों के प्रभुत्व के विरुद्ध एक राष्ट्रवादी कला आंदोलन के रूप में बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य भारतीय कला परंपराओं, मुगल और राजपूत लघु चित्रों के साथ साथ जापानी वास्तु तकनीकों को पुनर्जीवित करना था। उन्होंने भारतीय विषयों और आध्यात्मिकता पर बल दिया, जिससे एक विशिष्ट भारतीय कला शैली का विकास हुआ। अगला प्रश्न है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी,
उत्तर भारत से। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत से संबंधित है। यह भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियों में से एक है, यानी नागर, द्रविड़ और बेसर में से। नागर शैली की मुख्य विशेषताओं में एक ऊंचा उठा हुआ मंच, शिखर और मंडप या प्रवेश हाल होता है। इसके प्रसिद्ध उदाहरणों में कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो के कंडारिया महादेव मंदिर और उड़ीसा के लिंगराज मंदिर शामिल हैं। यह शैली मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप में अंकित कलाकृतियां मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल के नजदीक रायसेन जिलों में पड़ता है। प्राचीन बौद्ध स्मारक होने के साथ साथ इसमें अंकित कलाकृतियां मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची के मुख्य स्तूप में 4 तोरण द्वार बने हुए हैं। इन तोरण द्वारों पर जो आकृतियां उत्कीर्ण हैं, उनमें बुद्ध की जातक कथाओं का वर्णन किया गया है और बुद्ध के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। एक चित्रकला शैली दी हुई है और उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो सही युग्म का चयन है ऑप्शन ए, पटचित्र उड़ीसा का ही है। पटचित्र उड़ीसा की एक पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग है जो धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस तकनीक से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्खनन तकनीक। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर भारतीय वास्तुकला का अभूतपूर्व उदाहरण है, क्योंकि यह उत्खनन तकनीक से निर्मित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह मंदिर किसी खड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर तराश कर बनाया गया है, न कि ईंटों या पत्थरों को जोड़कर। यह एक ही विशाल चट्टान को तराशा गया है, जो राष्ट्रकूट शासकों के इंजीनियरिंग कौशल और कलात्मक दृष्टि का प्रतीक है। यह दुनिया के सबसे बड़े अखंड संरचनाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय विषय वस्तु और यूनानी प्रभाव। गांधार शैली कला की एक अनूठी शैली है जो ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में विकसित हुई थी। इसकी मुख्य विशेषता भारतीय विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, पर यूनानी और रोमन कलात्मक प्रभावों का मिश्रण भी है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को अक्सर यथार्थवादी, मानव समान विशेषताओं वाले घुंघराले बाल, ग्रीक ड्रैपरी और शारीरिक संरचना के साथ दर्शाया गया है, जो यूनानी रोमन मूर्तिकला से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का मुख्य विरोध किससे था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी औपनिवेशिक कला शैली से। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का मुख्य विरोध पश्चिमी औपनिवेशिक कला शैली से था, जो उस समय ब्रिटिश शासन के तहत भारत में प्रचलित थी। 20वीं सदी के शुरुआत में अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके अनुयायियों ने पश्चिमी यथार्थवादी और अकादमिक शैलियों की आलोचना की और भारतीय कला को उसकी प्रारंभिक जड़ों और आध्यात्मिक मूल्यों पर वापस लाने की वकालत की। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक विषयों और पारंपरिक तकनीकों को पुनर्जीवित किया, जिससे एक विशिष्ट और भारतीय राष्ट्रवादी कला शैली का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस की चित्रकला में किस विषय की प्रमुखता थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गांधीवादी और भारतीयता। नंदलाल बोस बंगाल स्कूल के एक प्रमुख कलाकार और महात्मा गांधी के घनिष्ठ अनुयायी थे। उनकी चित्रकला में गांधीवाद और भारतीयता के विषयों की प्रमुखता थी। उन्होंने ग्रामीण जीवन, किसानों, हस्तशिल्पियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विषयों को चित्रित किया। उन्होंने अपनी कला को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में देखा।
उनकी कलाकृतियों में अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कला से प्रेरणा मिलती है, जिसे उन्होंने एक आधुनिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चित्रकला सिद्धांत पर। चित्रसूत्र ग्रंथ, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है, भारतीय चित्रकला सिद्धांत पर आधारित एक विस्तृत और प्राचीन ग्रंथ है। इसमें चित्रकला के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि चित्र के प्रकार, रंग सिद्धांत, रचना, अनुपात, रस यानी कि भावनाओं का चित्रण, विभिन्न देवी देवताओं और व्यक्तियों को कैसे चित्रित किया जाए और कला बनाने की विधियां। यह ग्रंथ भारतीय कला के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसने शास्त्रीय भारतीय चित्रकला को गहराई से प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, फोरग्राउंड शब्द का अर्थ है? तो यह है ऑप्शन सी, चित्र का सबसे निकटस्थ भाग। चित्रकला में फोरग्राउंड का अर्थ है चित्र का सबसे निकटस्थ भाग, जो दर्शक के सबसे पास दिखाई देता है। यह वह क्षेत्र होता है जो कलाकृति में वस्तुओं या दृश्यों को सबसे पहले दिखाता है और अक्सर सबसे अधिक विवरण और गहरा रंग रखता है। फोरग्राउंड के विपरीत मिडिल ग्राउंड होता है, जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच का क्षेत्र है, और बैकग्राउंड होता है जो चित्र का सबसे दूर का भाग होता है। फोरग्राउंड कलाकृति में गहराई और परिप्रेक्ष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि परिप्रेक्ष्य किस तत्व को दर्शाने में सहायक है? तो यह है ऑप्शन बी, गहराई। परिप्रेक्ष्य एक चित्रकला तकनीक है जिसका उपयोग द्विआयामी सतह पर गहराई और दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है। यह वस्तुओं को इस तरह से चित्रित करने का एक तरीका है जिससे वे दूर या पास दिखाई दें और उनके बीच की स्थानिक संबंध स्पष्ट हो। परिप्रेक्ष्य के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे एक बिंदु परिप्रेक्ष्य, दो बिंदु परिप्रेक्ष्य और तीन बिंदु परिप्रेक्ष्य। यह कलाकृति में यथार्थवाद और त्रिआयामिता का आभास देने के लिए अत्यंत सहायक है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन है, बाघ गुफाएं अजंता से प्रभावित मानी जाती हैं और इसका कारण है कि दोनों में समान रूप से भित्तिचित्र हैं जो बौद्ध विचारधारा को चित्रित करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अजंता अपनी विस्तृत और सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और बाघ गुफाओं की चित्रकला शैली और विषय वस्तु अजंता की परंपराओं से काफी मिलती जुलती है, जो उनके बीच कलात्मक प्रभाव को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, दृष्टिगत दूरी को चित्र में दर्शाने की तकनीक क्या कहलाती है? तो यह है ऑप्शन सी, परिप्रेक्ष्य। चित्र में दृष्टिगत दूरी को दर्शाने की तकनीक को परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। यह एक कलात्मक विधि है जो एक सपाट यानी कि द्विआयामी सतह पर वस्तुओं की दूरी, गहराई और त्रिआयामिता का भ्रम पैदा करती है। कलाकार परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके यह दिखा सकते हैं कि वस्तुएं दूर जाने पर छोटी कैसे दिखती हैं, समानांतर रेखाएं क्षितिज पर कैसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं और कैसे रंग और विवरण दूर जाने पर धुंधले या कम स्पष्ट होते जाते हैं। यह कलाकृति को यथार्थवादी और गहनता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बुर्ज टूल किस माध्यम में प्रयोग होता है? तो यह है ऑप्शन बी, पेंसिल स्केच में। बुर्ज यानी ब्लेंडर या ब्लेंडिंग स्टंप एक कला उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पेंसिल स्केचिंग और चारकोल ड्राइंग में किया जाता है। यह कागज या महसूस किए गए सामग्री से बनी एक नुकीली पेंसिल जैसी छड़ होती है जिसका उपयोग पेंसिल या चारकोल के निशान को मिश्रण करने, ब्लेंड करने और नरम करने के लिए किया जाता है। यह तेज रेखाओं को धुंधला करने, चिकनी छाया बनाने और प्रकाश और छाया के बीच सहज संक्रमण प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे कलाकृति में गहराई और त्रिआयामिता आती है।
अगला प्रश्न है, फोकल पॉइंट का संबंध किससे होता है? तो यह है ऑप्शन बी, चित्र का सर्वाधिक ध्यानाकर्षण बिंदु। फोकल पॉइंट या केंद्र बिंदु चित्रकला में चित्र का सर्वाधिक ध्यानाकर्षण बिंदु होता है। यह वह क्षेत्र या तत्व है जिस पर दर्शक की आंखें सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। कलाकार इस बिंदु को बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कंट्रास्ट, आकार, प्लेसमेंट या विवरण की तीव्रता। फोकल पॉइंट कलाकृति को एक स्पष्ट केंद्र और उद्देश्य प्रदान करता है, जिससे दर्शक को यह पता चलता है कि चित्र का मुख्य विषय या संदेश क्या है। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण के प्रकार कितने होते हैं? तो यह है ऑप्शन सी, 3। चित्रकला में रेखीय पक्ष के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वस्तुएं दूरी के साथ कैसे छोटी होती जाती हैं और समानांतर रेखाएं क्षैतिज पर कैसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। पहला है कि एक बिंदु परिप्रेक्ष्य। एक वैनिशिंग पॉइंट होता है जिसका उपयोग आमतौर पर वस्तुओं को सामने से देखने पर किया जाता है, जैसे सड़क या रेलवे लाइन। और 2 बिंदु परिप्रेक्ष्य होता है, 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं जिसका उपयोग वस्तुओं को कोने से देखने पर किया जाता है, जैसे कि एक इमारत का कोई कोना होता है। और तीसरा होता है 3 बिंदु परिप्रेक्ष्य, यानी 3 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं जिसका उपयोग वस्तुओं को ऊपर से नीचे देखने पर किया जाता है, जैसे कि कोई गगनचुंबी इमारत होती है। अगला प्रश्न है, लघु शैली में सामान्यतः कौन सा टूल प्रयोग होता है? तो यह है ऑप्शन ए, ब्रश। लघु चित्र शैली जो अपनी सूक्ष्मता और विस्तृत विवरण के लिए जानी जाती है, ब्रश सबसे सामान्य और आवश्यक उपकरण है। विशेष रूप से बहुत ही महीन और बारीक ब्रशों का उपयोग किया जाता है ताकि छोटे से छोटे विवरणों को, जटिल पैटर्न और सूक्ष्म भावों को सटीक रूप से चित्रित किया जा सके। और ये ब्रश गिलहरी के बाल से बने होते हैं जिसका कि इस्तेमाल चित्रकार करते हैं, जो कलाकारों को काफ़ी अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और नियंत्रित स्ट्रोक लगाने की अनुमति देते हैं, जिससे लघु चित्रों की अनूठी सुंदरता उभर कर आती है। अगला प्रश्न है, हाईलाइट का अर्थ होता है? तो यह है ऑप्शन बी, सबसे हल्का या प्रकाशित भाग। चित्रकला में हाईलाइट का अर्थ है किसी वस्तु या दृश्य का सबसे हल्का और सबसे प्रकाशित भाग। यह वह क्षेत्र होता है जहां प्रकाश सीधी सतह पर पड़ता है और सबसे अधिक चमकता है। हाइलाइट्स का उपयोग त्रिआयामिता का भ्रम पैदा करने, वस्तु को आकार देने, उसकी बनावट को उजागर करने और चित्र में चमक और जीवंतता जोड़ने के लिए किया जाता है। वे कंट्रास्ट बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि कलाकृति में गहराई और दृश्य रुचि आती है। अगला प्रश्न है, एक बिंदु परिप्रेक्ष्य में सभी रेखाएं किस ओर अभिसारित होती हैं? तो यह है ऑप्शन बी, वैनिशिंग पॉइंट। एक बिंदु परिप्रेक्ष्य में चित्र के में गहराई का भ्रम पैदा करने के लिए सभी समानांतर रेखाएं जो दर्शक से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही बिंदु पर अभिसारित होती हुई दिखाई देती हैं। इस बिंदु को वैनिशिंग पॉइंट कहा जाता है। यह वैनिशिंग पॉइंट आमतौर पर क्षैतिज रेखा पर स्थित होता है। यह तकनीक विशेष रूप से सड़कों, रेल लाइनों या कमरों जैसे दृश्यों को चित्रित करने के लिए उपयोग होती है, जहां दर्शक सीधे वस्तु के सामने होता है। अगला प्रश्न है कि क्रॉस हैचिंग तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छाया एवं गहराई देने हेतु। क्रॉस हैचिंग एक ड्राइंग तकनीक है जिसमें समानांतर रेखाओं के 2 या 2 से अधिक सेटों को एक दूसरे को काटते हुए बनाया जाता है। इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से छाया एवं गहराई देने के उद्देश्य से किया जाता है। रेखाओं का घनत्व और कोण यह निर्धारित करते हैं कि छाया कितनी गहरी या हल्की होगी। अधिक घनी और एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं गहरे छायादार क्षेत्रों को दर्शाती है, जबकि
कम रेखाएं हल्के क्षेत्रों को दर्शाती है, जिससे कलाकृति में त्रिआयामिता और बनावट का भ्रम पैदा होता है। अगला प्रश्न है, स्पेस डिवीजन का अर्थ है। तो यह है ऑप्शन सी, चित्र को अनुपात में विभाजित करना। स्पेस डिवीजन चित्रकला और संयोजन में एक अवधारणा है जिसका अर्थ है चित्र की सतह को अनुपात में विभाजित करना या व्यवस्थित करना। यह चित्र के खाली और भरे हुए स्थानों या सकारात्मक और नकारात्मक स्थानों को इस तरह से व्यवस्थित करने से संबंधित है कि वे एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित रचना बनाएं। कलाकार दृश्य रुचि पैदा करने, ध्यान केंद्रित करने और कलाकृति में एक प्रभावी प्रवाह बनाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य दर्शकों के लिए एक सुखद और सुव्यवस्थित दृश्य अनुभव प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य चित्रण में क्षितिज रेखा किसे दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आकाश व भूमि का मिलन बिंदु। परिप्रेक्ष्य चित्रण में क्षितिज रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो आकाश और भूमि के मिलन बिंदु को दर्शाती है। यह दर्शक की आंख के स्तर पर स्थित होती है। परिप्रेक्ष्य में वैनिशिंग पॉइंट यानी कि जहां समानांतर रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हमेशा क्षितिज रेखा पर स्थित होता है। यह रेखा चित्र में गहराई और ऊंचाई को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है, जिससे कलाकार वस्तुओं की स्थिति और दूरी को सटीक रूप से चित्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन करना। शब्दावली है और उसका अर्थ है, तो इसमें से कौन सही है? तो वो है ऑप्शन डी, ग्रेडेशन और प्रकाश छाया में बदलाव। ये सही है। ग्रेडेशन यह प्रकाश से छाया या एक रंग से दूसरे रंग में प्रकाश छाया में सहज बदलाव को संदर्भित करता है, जिससे त्रिआयामिता और यथार्थवाद का आभास होता है। अगला प्रश्न है, सतह निर्माण का प्रयोग किस लिए होता है? तो यह है ऑप्शन बी, बनावट और गहराई का आभास देने के लिए। सतह निर्माण, जिसे अक्सर सरफेस रेंडरिंग भी कहा जाता है, चित्रकला और ड्राइंग में एक तकनीक है जिसका उपयोग किसी वस्तु की सतह की विशिष्टताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कलाकृति में बनावट यानी टेक्सचर और गहराई यानी डेप्थ आभास देना है। कलाकार प्रकाश, छाया, टोनल बदलाव और विभिन्न स्ट्रोक तकनीकों का उपयोग करके यह दिखा सकते हैं कि सतह चिकनी, खुरदरी, चमकदार या मैट है, जिससे वस्तु अधिक यथार्थवादी और त्रिआयामी दिखती है। अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति सिद्धांत का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ताल व लय का आभास देना। संयोजन के सिद्धांतों में पुनरावृत्ति का अर्थ है कलाकृति में एक ही तत्व का बार बार उपयोग करना। इसका मुख्य कार्य ताल या लय का आभास देना है। जब एक तत्व को दोहराया जाता है तो यह दर्शक की आंखों को चित्र में एक पैटर्न में चलने के लिए मार्गदर्शन करता है, जिससे एक दृश्य, लय और निरंतरता पैदा होती है। यह कलात्मकता में एकता और सामंजस्य की भावना भी जोड़ता है, जिससे यह अधिक संगठित और आकर्षक दिखती है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, वैल्यू स्केल का उपयोग चित्रकला में किस हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश छाया के ग्रेडेशन हेतु। वैल्यू स्केल चित्रकला में एक उपकरण या अवधारणा है जिसका उपयोग प्रकाश छाया के ग्रेडेशन, वैल्यू, रंग की हल्की या गहरी प्रकृति को संदर्भित करता है। एक वैल्यू स्केल गहरे काले से लेकर शुद्ध सफेद तक या एक रंग के सबसे गहरे टोन से लेकर सबसे हल्के टिंट तक के विभिन्न मानों को दिखाता है। कलाकार इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि उनकी कलाकृति में पर्याप्त कंट्रास्ट हो और वस्तुएं त्रिआयामी दिखें, जिससे उनमें गहराई और यथार्थवाद आए। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ।
नमस्कार।